बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जुगाड़ में लगे हैं लालू यादव, परेशान नीतीश लगा रहे हैं चक्कर। अब बिहार में कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए देनी होगी परीक्षा। बिहार में मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि फिर से आगे बढ़ी। बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर समेत 36 जिलों में बनेंगे नए स्कूल। बिहार में जमीन खरीदने के लिए 60,000 देगी बिहार सरकार, जाने कैसे उठाएं फायदा। बिहार में नर्सरी लगाने के लिए 7,50,000 रुपए देगी सरकार, जाने कैसे उठाए इसका भी फायदा। अब बिहार में भूमि विवाद सुलझाने के लिए शुरू होंगे कॉल सेंटर। 15,000 से शुरू करे बिजनेस, लाखों में होगी कमाई। बिहार में खाली होगी कब्जे की जमीन, लगेगा जुर्माना। बेटियों के लिए खुलवाए सुकन्या अकाउंट, पाए 50 लाख। बिहार के समस्तीपुर, पटना, बक्सर समेत 10 जिलों में सबसे ज्यादा है खेतिहार मजदूर। साइबर ठगों ने अब बैंक ओटीपी का भी निकाला तोड़, करेंगे एक गलती और हो जाएगा सब कुछ आपका खत्म। बिहार के इस जिले में 19,076 छात्रों का नामांकन हुआ रद्द, जाने कैसे मिलेगा दोबारा एडमिशन का मौका। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देगी नीतीश सरकार, प्रमोशन के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी। जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल, बीजेपी हुई आग बबूला, कहा नीतीश की पार्टी सर्टिफिकेट ना दें। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब एनआईसी की तर्ज पर गठित करेगा खुद की एजेंसी। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, 390 पदों पर होगी भर्ती, कैसे करें आवेदन, कितनी होगी सैलरी, जाने सब कुछ विस्तार से, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में महिलाओं से अधिक पुरुष मानव तस्करी के लिए शिकार, अगस्त तक इतने कराए गए मुक्त। बिहार के शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को अब दर दर नहीं भटकना होगा, समिति का किया गया गठन, दिलाएगी राशि। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पद पर बैठाने के लिए तरीके का जुगाड़ लगा रहे हैं, हर तरीके का जुगाड़ लगा रहे हैं और शायद इस बात की भनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लग गई है। इसी कारण वे लोग गाहे बगाहे लालू दरबार में हाजिरी लगाने को मजबूर हो रहे हैं। लालू का सपना है कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कैंपेन किया था, अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था और यहाँ तक कि कई न्यूज चैनलों ने तेजस्वी यादव के पक्ष में सर्वे किया था कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इस बार। हालांकि 10,000 वोटों से, पूरे बिहार में 10,000 वोटों से आरजेडी पिछड़ गई, नहीं तो आरजेडी आज बिहार की कुर्सी पर होती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। यही कारण है कि अब लालू प्रसाद यादव ने पूरी दमखम लगा दिया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का। लालू का सपना है कि वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें, इसके लिए उन्हें नीतीश से ज़्यादा
राहुल फायदेमंद दिख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव चारों तरफ से घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जिन दिनों नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने की बात चल रही थी, उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया था, जिसके कारण नीतीश कुमार केवल एक सदस्य मात्र रह गए हैं। इस बीच राजद जदयू सूत्रों की माने तो बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का मामला लटका है। अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। जब बिहार में 6 दलों का महागठबंधन है, इनमें जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा एवं भाकपा माले शामिल है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों के लिए इन्हीं 6 दलों के बीच सीटों का बंटवारा होना है। 40 में से 16 सीटों पर जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं। स्वाभाविक तौर पर जेडीयू को अपनी सिटिंग सीटें चाहिए, यानी कि बाकी बचे 24 सीटों को राजद, कांग्रेस, माले, भाकपा, माकपा बांट लें। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कल जयंती थी, जब पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने डॉक्टर कलाम साहब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अपने विनम्र व्यवहार और फिर विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर के जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजक से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। अमित शाह ने आगे लिखा है कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच और फिर समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। जब पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर के पास धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 27 जुलाई 2015 को कलाम का निधन हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप जल्द ही अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिजनेस से अच्छी खासी कमाई होती है। साथ ही साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। खबर के अनुसार मधुमक्खी पालन के बिजनेस शुरू करने के लिए बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मधुमक्खी के छत्ते और फिर पेटी पर सामान्य जाति के लोगों को 75% की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकार के द्वारा 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि 1 लाख का मधुमक्खी का पेटी खरीदने पर सरकार के द्वारा 75,000 रुपए मिलेंगे। इसका लाभ लेकर के आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर सकते हैं। आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन के बिजनेस से आप शहद तैयार करके इसे बाजार में बेच सकते हैं। दरअसल बाजार में शहद की कीमत 800 से 1000 के बीच है, इसलिए इस बिजनेस से आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। बिहार में कई लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप इसके बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन के द्वारा, और ये अप्लाई एक वेबसाइट में जाकर के करना पड़ेगा। वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कांस्टेबल से जमादार यानी कि एएसआई बनने के लिए बीपीए की परीक्षा अब पास करनी होगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार पुलिस अकादमी की ओर से पुलिस कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये एग्जाम 18 और 19 अक्टूबर 2023 को सभी जिला मुख्यालय के अलावा डुमरा और फिर बगहा में स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में होगी। आपको बता दूं कि इस लिखित परीक्षा में बिहार पुलिस के करीब 6000 कांस्टेबल भाग लेंगे। इस एग्जाम में पास होने के बाद फिर शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इन दोनों एग्जाम की आंकड़े को जोड़ करके अंतिम परिणाम प्रकाशित होगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बार की परीक्षा में साल 2009 तक जिनकी बहाली हुई है वे पुलिस कांस्टेबल भाग लेंगे। जी हाँ, एग्जाम की इस प्रक्रिया में जो कांस्टेबल पास कर जाएंगे उन्हें एएसआई बनने का मौका मिलेगा। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इंटर सेटअप परीक्षा की डेट सीरीज जारी कर दी है। आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड की इंटर सेटअप परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 6 नवंबर 2023 तक चलेगी। ये सेटअप परीक्षा बोर्ड एग्जाम की तरह
ली जाएगी। ये एग्ज़ाम प्रतिदिन यानी कि हर दिन 2 शिफ्ट में होगा, जहाँ प्रश्न पत्र भी बोर्ड के द्वारा स्कूल में भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक चलेगा, जबकि दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के लिए अगर आपने अब फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि यानी कि तारीख आगे बढ़ा दी है। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के छात्रों को 18 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। जी हाँ, वहीं इंटर के छात्र 17 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन करने वाले छात्रों को विलंब शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में ज़्यादातर छात्रों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन फॉर्म भर दिया है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका आवेदन फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, जहां ऐसे छात्रों को बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कितना विलंब शुल्क लगेगा। तो बात करते हैं कि मैट्रिक परीक्षा फॉर्म के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों का शुल्क 1010 और फिर SC/ST के छात्रों का 895 रुपये है, लेकिन विलंब शुल्क के साथ सामान्य श्रेणी के छात्रों को 1110 रुपये देना होगा, जबकि SC/ST के छात्रों को 9,995 रुपये जमा करना होगा। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसान हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब आप आधे कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। जी हां, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सरकार बिहार के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद करने पर 50% का अनुदान दे रही है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार राज्य के गरीब और फिर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ट्रैक्टर समेत अन्य कई तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य के किसान इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% या फिर अधिकतम 1,60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य सभी वर्ग के किसानों को 50% यानी कि अधिकतम 2 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको जिस ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है यह है 2WD ट्रैक्टर, यानी कि 2WD ट्रैक्टर अगर आप खरीदते हैं तो आपको इतना सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप 4WD की ट्रैक्टर खरीदते हैं तो फिर इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 40% यानी अधिकतम 1,80,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 50% यानी कि अधिकतम 2,25,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। किसान फटाफट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है farmeh.ebis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का काम तेज कर दिया गया है, जहाँ साथ ही साथ सभी विभागों को लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दशहरा से पहले सभी कर्मचारियों का प्रमोशन कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में साल 2016 से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला है, जिसके कारण कई विभागों में पद खाली हैं। अब इन पदों को भरने के लिए वरीयता के आधार पर कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों तक प्रमोशन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को प्रमोशन देने के फैसले के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जहाँ साथ ही साथ कर्मचारियों और फिर अधिकारियों की वरीयता के जंग के लिए 5 सदस्यीय विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल राज्य कर्मी को प्रोन्नति के पद का वेतनमान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां इसकी तैयारी भी की जा रही है। जहां वहीं सरकारी कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सचिवालय में स्थित प्रमुख विभागों में साप्ताहिक छुट्टियों के बावजूद शनिवार और रविवार को दफ्तर खुले रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटर की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इंटर परीक्षा का फॉर्म भर चुके वैसे छात्र छात्राएं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें इंटर का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जो इंटर का फॉर्म भरने के बाद स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है, जहाँ साथ ही साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। आपको बता दूं कि विभाग ने कहा है कि सभी स्कूलों में विद्यार्थी की उपस्थिति को सुनिश्चित कराई जाए और फिर अगर कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं तो फिर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड किसी भी परिस्थिति में नहीं जारी किया जाए। वहीं वैसे छात्र जो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं और फिर स्कूल से लगातार गायब रहते हैं वैसे छात्र छात्राओं को नोटिस देते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर के विभाग के द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में काम करने वाले सरकारी कर्मियों का प्रमोशन होने वाला है। इसको लेकर के सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों को प्रमोशन, नियमित वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है। इसको लेकर के कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल गई है। अब कर्मियों का प्रमोशन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी कर्मियों और फिर अधिकारियों का 2016 से प्रमोशन नहीं मिला है, जिसके कारण कई विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कर्मियों और फिर अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि प्रमोशन में रोस्टर के बिंदु का पालन नहीं किया जाएगा। वरीयता के आधार पर कर्मियों का प्रमोशन होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मियों और फिर अधिकारियों को फायदा होगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनके लिए ये बड़ी खबर है। जी हाँ, यानी कि अगर आपके पास भी जमीन नहीं है घर बनाने के लिए तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में भूमिहीन यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उन लोगों को घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। सरकार ऐसे लोगों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये देगी। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत भूमिहीन यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उन लोगों को ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि भूमिहीन लोग इस योजना का लाभ उठा सके। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60,000 रुपये की मदद सरकार के द्वारा घर बनाने के लिए जमीन खरीद को दी जाएगी। इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिर अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा। दरअसल बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पीएम आवास योजना और फिर मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है, लेकिन इन लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। अब ऐसे लोगों को सरकार जमीन खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता देगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाली वैसी महिला जिनके पति की बहुत पहले जान चली गई है, वे विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने विधवा पेंशन के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जी हाँ, अब आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में राज्य सरकार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपये यानी कि सालाना 3600 रुपये की पेंशन देती है। ये पैसा डीबीडी के माध्यम से महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। आपको बता दूं कि पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब महिलाएं इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकती है और हर महीने पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आवेदन करने के लिए दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपको बता दूं कि आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि होनी जरूरी है। दोस्तों बिहार में दहेज लेने की प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दहेज को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी दहेज लेने की प्रथा समाप्त नहीं हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में दहेज लेने की प्रथा सबसे ज्यादा फल फूल रही है। खास करके सरकारी नौकरी करने वाले लड़के सबसे ज्यादा दहेज ले रहे हैं, जब वहीं सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। आपको बता दें कि बिहार में अगर कोई भी सरकारी कर्मी दहेज लेकर के शादी करता है तो उसकी नौकरी खत्म करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के सबसे ज़्यादा दहेज ले रहे हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दहेज के खिलाफ कानून क्या है, तो आपको बता दूं कि दहेज निषेध कानून 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। बिहार में दहेज देने वालों को कम से कम 5 साल की जेल की सजा के साथ साथ 15,000 रुपये या फिर उतनी राशि जितनी दहेज में दिए गए हैं उनके जुर्माने का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना को लेकर के आईपीसी की धारा 304B और धारा 498A के तहत दहेज लोभियों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, लेकिन दहेज लोभी दहेज लेने से नहीं बच रहे हैं, जहां दहेज के लालच में इन कानूनों को धता बता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग छोटी नर्सरी की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 7,50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उद्यान निदेशालय कृषि विभाग ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। खबर के अनुसार बिहार में आम, अमरूद, लीची, बेल समेत अन्य कई तरह के फल सब्जियों की नर्सरी लगा सकते हैं और इसे बेच करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और फिर किसान आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा 15 लाख इकाई लागत पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि किसानों को छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा 7.5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया वो जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में भूमि विवाद की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा जिसकी मदद से जमीन विवाद को खत्म किया जाएगा। खबर के अनुसार अगले 2 महीने के अंदर बिहार में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए कॉल सेंटर चालू हो जाएगा। वही कॉल सेंटर का नंबर भी जल्द ही विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके लोग जमीन विवाद से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जहां बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया है कि कॉल सेंटर से म्यूटेशन और फिर जमाबंदी संबंधित शिकायतों का सुधार किया जाएगा, जहां साथ ही साथ जमीन पर अतिक्रमण की समस्या भी सुनी जाएगी। दरअसल बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमीन विवाद की समस्या से परेशान हैं। ऐसे लोग अब सीधे विभाग के पास जमीन विवाद की जानकारी दे सकते हैं और फिर विभाग के द्वारा उनके जमीन विवाद की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। खबर के अनुसार ऐसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा उनके घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे स्टूडेंट इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और सरकार से सालाना 12,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र छात्राओं को एक एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में पास होने के बाद कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपये की राशि मिलेगी, जहां इससे पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के परिवार की अथवा माता पिता की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होना चाहिए। जहाँ वहीं छात्र को 8वीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंक से पास होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.bihar-nts-nmss.in/index.php पर जाकर के 3 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू का कहर जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना, भोजपुर समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में डेंगू के 365 नए मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंगू मरीज 178 पटना जिले में मिले हैं, जबकि भोजपुर में 27, वैशाली में 21, सारण में 18, भागलपुर में 12 और गया जिले में 60 डेंगू मरीज की पहचान की गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी राज्य के कई जिलों से डेंगू के मामले सामने आए हैं, जहां इस तरह से डेंगू का प्रकोप राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में तेजी के साथ फैल रहा है। जहां ऐसे में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है ताकि डेंगू से बचा जा सके। अब बात करते हैं कि आखिर डेंगू होने के संकेत क्या है। तो आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो फिर अचानक तेज बुखार हो जाता है, जहां साथ ही साथ सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, दस्त होना आदि समस्या होती है। ये संकेत मिलने पर तुरंत डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर आप आलू प्याज की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आलू प्याज के बीज पर सरकार के द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में सब्जी विकास योजना के तहत प्याज के बीज और आलू के बीज पर सरकार के द्वारा इकाई लागत का 75% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडारण संरचना के निर्माण करने पर भी 75% का अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन
शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग मात्र 15,000 रुपये की लागत से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहाँ साथ ही साथ इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। इसीलिए जल्द से जल्द इस बिजनेस को आप शुरू कर दें। जी हाँ, अगर आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं, 15,000 से आप कौन से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जिससे आप लाखों की कमाई कर सकते हैं, तो हम आपको भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों या फिर फलों का बिजनेस। बिहार में आप 15,000 रुपये से सब्जियों या फिर फलों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के समय में फल और सब्जी की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके कारण इस बिजनेस से अच्छी कमाई होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं फूलों का बिजनेस। जी हाँ, सुगंधित खुशबूदार तरह तरह के फूलों की अगर आप बिजनेस करते हैं, यानी कि आपको बता दूं कि अगर आपके गांव में खेत है तो फिर उस खेत में कई तरह के फूल लगाएं और फिर उस फूल को शहर में ला करके बेच सकते हैं। आपको बता दें कि फूलों का बिजनेस करना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, इससे अच्छी कमाई होती है। इसके बाद बात करते हैं फास्ट फूड का बिजनेस। तो बात करते हैं कि बिहार में गांव से लेकर के शहर तक मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन आदि की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में आप फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से भी अच्छी कमाई हो सकती है। दोस्तों बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में कब्जे की ज़मीन को खाली करना होगा, खाली कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन को खाली नहीं करता है तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। खबर के अनुसार पटना के नई राजधानी इलाके में बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। इस कब्जा को हटाने के लिए सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा और सभी सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाएगा। आपको बता दूं कि पटना के नई राजधानी इलाके में शेखपुरा, शैनुल्लाहपुर, ढक्कनपुरा, महौली, दुजरा, दियारा, राजापुर, हसनपुर, यारपुर, ढक्कनपुरा और धीराचक, बाकरगंज, नाला, मोहरमपुर, बांकीपुर, फ्रेजर रोड, साधनपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध कब्जा, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पटना के इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी ज़मीन और फिर सरकारी भवनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस कब्जा को हटाने के लिए सरकार ने भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह को प्राधिकार की शक्तियाँ सौंपी है। जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। दोस्तों अगर आप अपनी बेटी की भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना में निवेश करने पर अब तक सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है, जहां इससे आप 50 लाख से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं तो फिर 20 साल बाद आपकी बेटी को 58 लाख रुपये प्राप्त होंगे। जहाँ वहीं अगर आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 20 साल बाद आपको 5,85,000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। अगर आप जन्म के समय से खाता खुलवाते हैं तो फिर लड़की की 21 साल होने पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इससे लड़की की शादी की चिंता दूर हो जाएगी। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाता है तो फिर इस सुकन्या समृद्धि योजना खाते से लड़की की उच्च शिक्षा के लिए 50% तक रकम निकाली जा सकती है। वहीं इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेतिहार मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महज 1,42,00,000 खेतिहार मजदूर बचे हैं, जहां इसकी संख्या में हर साल तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। ये बिहार की रिपोर्ट है। जी हाँ, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, बक्सर समेत 10 जिलों में सबसे ज़्यादा खेतिहार मजदूर हैं। हालांकि इन जिलों में भी खेतिहार मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और फिर लोग खेती का काम छोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि खेती किसानी में ज़्यादा कमाई नहीं होने के कारण बिहार के मजदूर इस काम को छोड़ रहे हैं। जहाँ सबसे कम खेतिहार मजदूर बिहार के शेखपुरा जिले में हैं, यहाँ 1,56,000, जबकि शिवहर में 1,67,000 खेतिहार मजदूर बचे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में हर दिन तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को साइबर स्कैम का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए हर दिन नए नए तरीके ईजाद करते हैं। अब इन्होंने बैंक OTP को बाईपास करने का भी तरीका बना लिया है या खोज लिया है। यानी कि पहले साइबर ठग
OTP भेज करके OTP मंगवाते थे और OTP दर्ज करके ठगी का काम करते थे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को OTP भेज देता था और उसको किसी बहाने से वो OTP मंगवा लेता था उससे फ़ोन पर, और उस OTP को अपना सिस्टम में दर्ज करके अपना बैंक फ्रॉड करता था। लेकिन अब साइबर क्रिमिनल OTP को भी पास कर लिया है, यानी कि अब OTP दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बिना OTP के भी साइबर क्राइम अब क्राइम की घटना को अंजाम दे सकता है, ऑनलाइन क्राइम की घटना को अंजाम दे सकता है, फ्रॉड की घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी हम आपको OTP बाईपास स्कैम से बचने का तरीका बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है बैंक OTP बाईपास स्कैम। तो आपको बता दूं कि इस स्कैम के लिए साइबर ठग लोगों के फ़ोन नंबर और फिर ईमेल ID के जरिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर पर OTP भेजते हैं। जब बैंक के OTP से पहले ये ठग लोगों को एक गूगल फॉर्म मैसेज के जरिए भेजते हैं, जो कि देखने में बैंक के मैसेज जैसा ही दिखता है। जब लोगों को लगता है कि ये मैसेज बैंक की ओर से आया है, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही होती है। जी हाँ, गूगल फॉर्म में बैंक से संबंधित पूरी जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा कई बार ये ठग लोगों को रिमोट कंट्रोल वाले ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी भेज करके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल करते हैं और फिर OTP डाल करके अकाउंट खाली करते हैं। रिमोट कंट्रोल वाले ऐप के फ़ोन में डाउनलोड होने के बाद साइबर ठग आपके फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बचने का क्या तरीका है। तो आपको बता दूं कि बैंक से जुड़े हुए किसी भी मैसेज के साथ आए वेब लिंक पर क्लिक ना करें, या इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी या फिर बैंक से नाम से मिलते जुलते ऐप को डाउनलोड ना करें, या किसी भी गूगल फॉर्म में अपने बैंक की जानकारी ना दें, या अपने फ़ोन को डाउनलोड रखें। यदि सिक्योरिटी अपडेट आया है तो फिर उसे तुरंत इंस्टॉल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करें। बैंकिंग ऐप के OTP के साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिर पिन पासवर्ड लॉक भी इस्तेमाल करें। या किसी को भी फ़ोन कॉल पर अपने बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कैमूर जिला में शिक्षा विभाग ने बीते 4-5 दिनों में जिले के कुल 19,076 छात्रों का नामांकन नियमित नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया है, काट दिया है। जब नाम काटने से पहले इस बात की जानकारी छात्रों के अभिभावकों को देते हुए कहा गया है कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, लेकिन इस बात को ना तो छात्रों ने और ना ही अभिभावकों ने गंभीरता से लिया है, जिसके बाद प्रबंधक ने ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करते हुए नाम काट दिया है। यह जिले में इसी तरीके के हर रोज दर्जनों छात्रों का नामांकन विद्यालय द्वारा रद्द किया जा रहा है, जिसकी सूची भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जा रही है। यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला और फिर जिला द्वारा विभाग को प्रतिदिन छात्रों को नामांकन रद्द से संबंधित सूची उपलब्ध कराई जा रही है। अपर मुख्य सचिव के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार अभियान चला करके 15 दिनों तक विद्यालय नहीं आने वाले छात्रों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश पर अभी तक विद्यालय में छात्रों के रद्द किए गए नामांकन के आंकड़े पर नजर डालें तो फिर 10वीं में 2586, 12वीं में 815 छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की गई है। यानी कि जिन छात्रों का नामांकन रद्द किया गया है, ऐसे छात्र इस साल आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। हालांकि विभाग का आदेश है कि जो छात्र 75% विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, न ही वार्षिक परीक्षा देंगे। लेकिन इससे पहले ही विद्यालय द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, बिहार पुलिस और सेवा आयोग यानी कि BPSC की ओर से दारोगा की 1275 पदों पर बहाली निकली है। इसमें खास करके महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि बिहार सरकार की सभी तरह की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की नीति के तहत 390 पदों पर सिर्फ महिलाओं की बहाली होने वाली है। बिहार पुलिस का हिस्सा बनकर के करियर बनाने की तमन्ना रखने वाली लड़कियाँ और महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है, जब BPSC की ओर से 1275 पदों पर SI की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसमें से 390 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। आवेदन 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और फिर 5 नवंबर को इसकी अंतिम तिथि है। ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो रह जाए, इसलिए यहाँ आवेदन करने से लेकर के तमाम सारी जानकारियाँ दी जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए लड़कियों का स्नातक या फिर उसके समक्ष डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही सामान्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 साल और SC/ST महिलाओं के लिए 42 साल अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। इसके साथ ही शारीरिक रूप से महिलाओं का वजन 40 किलो, हाइट और 160 सेंटीमीटर और फिर SC/ST महिलाओं के लिए 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस परीक्षा को पास करके सारी योग्यताएं पूरी करने के बाद अंतिम रूप से चयन होने वाली लड़कियां ही सब इंस्पेक्टर बनेगी। जहां इस तरह दारोगा बनने पड़े इनकी मासिक सैलरी 35,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में होगी। दारोगा पद की बहाली परीक्षा के लिए आवेदन करना है तो सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाएं। जहां इसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें और फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें।
दोस्तों, शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। जैसे कि आपको पता है कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जेडीयू से मुख्यमंत्री हैं, जहां जेडीयू के संरक्षक हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिर मामला क्या है, हम आपको बता रहेंगे। दरअसल शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सच बोला तो पार्टी से निकाला, वशिष्ठ भाई को 3 बार राज्यसभा भेजा, मन लायक सवाल नहीं तो फिर कुछ भी बोलते हैं सीएम। जब बिहार की सियासत में बाबा नाम से मशहूर शिवानंद तिवारी शकुनी चौधरी पर नीतीश के बयान को उत्तेजना में आकर के दिया गया बयान बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने रिएक्शन में शकुनी चौधरी पर बयान दिया था। शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर राजनीति को प्रदूषित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश जी रिएक्शन में बहुत कुछ कह जाते हैं। जहाँ शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के मन लायक सवाल नहीं हुआ तो फिर वे उत्तेजना में आ जाते हैं। इसी क्रम में शिवानंद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर के 2013 में चेतावनी दी थी कि मोदी बहुत मजबूत आदमी है, जहाँ उससे हमको डर लगता है। मोदी के रग रग में आरएसएस बसा हुआ है, इसलिए डर लगता है। चाय बेचने वाला पीएम का पद का इतना मजबूत उम्मीदवार है तो फिर ये साधारण नहीं है। जब पिछड़ी जाति का है, हमें डर लगता है कि वे मजबूत आदमी हैं। उन्होंने आरएसएस को विभाजनकारी मानते हुए भाजपा से अपने दूर रहने की बात कही है। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश ने उनको राज्यसभा में भेजा, धन्यवाद देते हैं। तिवारी ने कहा है कि 2013 में नरेंद्र मोदी का सच बोलने पर पहला टर्म पूरा होते ही फिर राज्यसभा भेजना तो दूर, उल्टे पार्टी से ही बिना बताए निकाल दिया था। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वशिष्ठ भाई को उन्होंने 3 बार राज्यसभा भेजा था, लेकिन उन्हें नीतीश ने बिना अपराध बताए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा है कि वे अपनी जगह पर रहे। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 2014 में भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे आरएसएस का हमेशा से विरोध करते हैं। 2015 में नीतीश ने भाजपा का हाथ छोड़ करके लालू से हाथ भी मिलाया, तब लालू ने उनसे महागठबंधन का समर्थन करने को कहा, तब से वह वही हैं। परोक्ष तौर पर शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर भाजपा से हाथ मिलाने और फिर भाजपा से संबंध तोड़ने की बात करते हुए अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने इशारों में कहा कि 2015 से वे वही हैं, लेकिन इस बीच नीतीश ने भाजपा से मिलकर के सरकार बनाया है और संबंध तोड़ करके लालू जी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।